और वो शरीर से मूव करना मतलब सेकंड्स में हजारों किलोमीटर मूव हो जाते हैं, हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं एकदम। शरीरों को हम लोग सेकंड्स में यहाँ पे बुला लेते हैं, और उनमें जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने होते हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद वो फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं आपके कंप्यूटर में। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअल होने के, कि हमारी लिमिट्स ख़त्म होने लगती और लाइफ बहुत आसान हो जाती है दोस्त। पता है, ये धक्का मुक्की की लाइफ बहुत किड़किड़ वाली हो गई। जब ज़िंदगी ज़्यादा कठिन हो जाए तो कुछ सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए जो उन कठिनाइयों में हमारे जीवन को सरल कर सके। अगर उन सुविधाओं को मैं अध्यात्म के रूप में देखता हूँ, लेकिन अध्यात्म में क्या होता है, हायर डायमेंशनल लॉ जो होते हैं वहाँ पे अपने पृथ्वी पे क्या होता है, ग्रेविटी लॉ है, लेकिन ऊपर के जो डायमेंशन है पृथ्वी लोक के अपन बाहर निकल जाएं तो ग्रेविटी लॉ ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही हायर डायमेंशन में डिस्टेंस लॉ भी ख़त्म हो जाता है, डिस्टेंस लॉ नहीं लगता वहाँ। तो अगर अपने को 1000 किलोमीटर दूर कहीं कोई काम करना है तो उसमें इंस्टेंट अपन शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ मूव हो सकते हैं इंस्टेंट। हम लोगों को अगर कहीं जाना हो या तो हमारे दूसरे शरीर होते हैं, जैसे ये फिजिकल बॉडी है ऐसे ही दूसरे शरीर होते हैं, तो उन शरीरों से हम लोग मूव कर जाते हैं। और वो शरीर से मूव करना मतलब सेकंड्स में हजारों किलोमीटर मूव हो जाते हैं, हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं एकदम। या किसी के शरीर को, अगर आप लोगों की जो हायर बॉडीज़ हैं आप उनको मूव नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को मालूम है उनको कैसे, तो आपके उन शरीरों को हम लोग सेकंड्स में यहाँ पे बुला लेते हैं, और उनमें जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने होते हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद वो फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं आपके कंप्यूटर में। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअल होने के, कि हमारी लिमिट्स ख़त्म होने लगती हैं और लाइफ बहुत आसान हो जाती है दोस्त। पता है, ये धक्का मुक्की की लाइफ बहुत किड़किड़ वाली हो गई, बहुत तकलीफ़ का काम है। पता आजकल संसार बहुत कठिन हो रहा है। थोड़ी सी क्या होती हैं पावर्स मिल जाती हैं तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा कठिनाई हो ना और जीवन कठिन हो तो थोड़ी पावर्स मिलनी चाहिए, थोड़ी फैकल्टीज़ बढ़नी चाहिए अपनी। कठिनाई तो हर जगह से आ रही है, तो थोड़ी हमारे को कुछ स्पेसिफिक हमारे अंदर भी तो कुछ होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को ईजी बना लें। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस बहुत दूर है, पहले आप 2 व्हीलर पे जाते थे, अब बहुत दूर हो गया है 2 व्हीलर से, और एक एज होने के बाद में 2 व्हीलर भी थोड़ा थकान आती। तो अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो ज़्यादा आराम रहता है, थोड़ा दूर भी रहे तो लगता है कि चलो बाबा धूप तो नहीं लग रही, थोड़ा सीट भी तो कंफर्ट है। जब ज़िंदगी ज़्यादा कठिन हो जाए तो कुछ सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए जो उन कठिनाइयों में हमारे जीवन को सरल कर सके। अगर उन सुविधाओं को मैं अध्यात्म के रूप में देखता हूँ। बहुत सारी पावर्स मिली जिसके कारण ये कठिन काम थोड़े आसान हो गए मेरे लिए, इजी हो गए। जीवन थोड़ा तो आसान हो जाना चाहिए, और जितना आसान हो उतना अच्छा है जीवन। हमने ज़िंदगी को, क्या पता कब ख़त्म हो जाए ज़िंदगी, क्या पता कब लास्ट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अभी तो ऐसे हाल हैं कि बच्चे भी मर जाते हैं, जवान भी मर जाते हैं। ज़रा कुछ हुआ कि लोग मामला बिगड़ जाता है ज़रा कुछ में। कोरोना के बाद तो वो बहुत कुछ हो रहा है अभी। कोरोना में जितने मरे वो ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो बहुत कुछ हो रहा है अभी। यंग पर्सन्स भी जा रहे हैं, टीनेज बॉयज़ भी अटैक आ रहे हैं उनको। क्या पता ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक जिएंगे कम से कम शांति से तो जिए, वो तो अपनी ज़िंदगी है। ज़िंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं रहता कि किसको कितनी मिली है। कोई नहीं कह सकता कि मैं 100 साल जीऊँगा, मैं 80 साल जीऊँगा, किसको पता कल क्या हो। जितना समय मिला है उतना तो सेलिब्रेट करेंगे, उतना तो एंजॉय करेंगे। मर गए तो साला फिर कौन सा, मरते समय सोचेंगे, मन में आएगा कि यार कुछ किया ही नहीं, वो छोले भटूरे तो मैंने खाए ही नहीं, मुझे खाने थे वो छोले भटूरे, ये तो मैंने किया ही नहीं, वहाँ तो मैं गया ही नहीं। कर लेना चाहिए। ये जो समय गुजर रहा है ये वापस नहीं आने वाला तुम्हारे जीवन में। तुम कितनी भी कीमत दे दो इसकी, ये समय वापस नहीं आएगा। ये तुम्हारी जीवन से माइनस कर दिया गया। इसलिए ये जो समय मिला है इस समय में तुम अपनी ज़िंदगी को जियो। भगवान कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो तुम छोड़ दो, वो बड़ी दूर की बात है तुम्हारे लिए।
तुम भगवान के लिए मत जियो, तुम अपने लिए जियो। ये फालतू की बात है, मुक्ति मोक्ष ये तुम्हारे लिए नहीं है अभी, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है जो जन्मों जन्मों से साधना करके आ रहा है। तुम इन चक्करों में मत पड़ो अभी। कोई इनमें से थोड़े से 2-4 लोग होंगे जो मुक्ति और मोक्ष की बात करेंगे और उनकी बात सही भी है, लेकिन तुम सारे मुक्ति मोक्ष की बात मत करो। तुम तो अपने जीवन को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, और एंजॉय ऐसे करो कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। अपने जीवन को अच्छे से जियो, क्योंकि यहाँ तुम जीने को आए हो। इन फालतूगिरी में फंस के अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर लेना। जब मृत्यु आएगी तब तुम उससे कह सको कि मैंने जी लिया, मैंने जो करना था वो कर लिया। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है मरने के बाद। ये सब तुम्हें डराने वाली बातें हैं। मरते समय जो आपको पीड़ा होती है, अगर आप मृत्यु के साथ स्ट्रगल करते हो, उस समय जो पीड़ा होती है, मरने के बाद वही पीड़ा हजारों गुनी बढ़ जाती है। उसी को कहते हैं नरक, और कुछ नहीं है। मरते समय आप बिल्कुल एकदम शांत रिलैक्स होकर शरीर से निकल गए, तो वो जो शांति होती है वही हजारों गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी को कहते हैं स्वर्ग। आप एक जीवात्मा, जब हमारे शरीर में क्या होते हैं, हमारे शरीर में पॉइंट्स होते हैं, तो हम कितने डिवाइन हैं। अगर हम साधारण हैं और हमने कुछ नहीं किया, तो वो जीवात्मा, वो जहाँ से आप मल त्याग करते हो ना, उधर से निकलती है। उधर से निकली तो वो इसी डायमेंशन में फंसेगी। थोड़े ऊपर के पॉइंट से निकली तो वो पितृलोक में जाएगी, और थोड़े और ऊपर के पॉइंट से निकली तो और ऊपर के लोकों में जाएगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है कि भाई थोड़ी दिन यहाँ पे तुम आराम कर लो। जब तक वो माँ का गर्भ तैयार होता है, तुम्हें कहाँ जाना है, माँ का गर्भ, तब तक वो एक वेटिंग पीरियड रहता है वो डायमेंशंस में। वहाँ पे जैसे जिस लेवल के डायमेंशंस होते हैं उस लेवल की आपको फैकल्टीज़ दी जाती हैं, फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी होती हैं। जो जितने अच्छे से, जितनी शांति से जीवन जिया, वो उतने ऊपर लोक में जाएगा। बात बिल्कुल वैसी है कि जैसे आपके सर पे बहुत सारा बोझ रख दिया जाए, बहुत वजन रख दिया जाए, तो आप ज़्यादा ऊंचे नहीं जा सकते। तो अगर हमने कर्म बहुत सारे अपने अंदर रखे हैं, तो हम ऊपर हायर डायमेंशन में हमारी आत्मा नहीं जा पाती, वो नीचे के कोई डायमेंशन में हम फंस जाते हैं। और अगर हमारे सर पे कर्मों का बोझ नहीं है, तो हम एकदम हाई ऊपर उड़ जाते हैं। शायद आप मेरी बात को समझ पाओ। लेकिन लास्ट में इतना बस कर लो, तुम शांत, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो तुम उस मृत्यु को ढकेल नहीं सकते, तुम्हारी वो सामर्थ्य नहीं, बराबर है। उस मृत्यु से उस समय संघर्ष मत करो। तुम जब मृत्यु के साथ संघर्ष करते हो तो उससे जो पीड़ा और कष्ट होता है, वो जो संघर्ष होता है, वही संघर्ष से जो पीड़ा और कष्ट आता है वो हजारों गुना बढ़ता है। और मृत्यु तुम्हारे साथ फिर वो गुंडागर्दी पे उतर आती है। बात बिल्कुल वैसी है। ये भाड़े का मकान है और अपन श्वासों का भाड़ा दे के इसमें रह रहे हैं। एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, निकलो भाई बाहर। तुमने कहा ठीक है जी, धन्यवाद, इतने दिन रहे, आपका बढ़िया, आपके घर में रहे, आपका धन्यवाद है, अब हम जा रहे हैं। प्रेम से उसका घर छोड़ दो। अभी ये भाड़ा ख़त्म, श्वास नहीं है तो आप इस शरीर में रह नहीं सकते। जहाँ श्वास ख़त्म हो जाए वहाँ मकान मालिक को धन्यवाद करके निकल जाओ। लेकिन अगर श्वास खत्म होने को आई और आप घर से निकलने को तैयार नहीं हो, तो वो मकान मालिक गुंडे बुला के तुम्हारे को फेंक देगा बाहर। बात समझ रहे ना आप? उस समय मृत्यु से संघर्ष मत करना। मेरे ये शब्द अपने ध्यान रखना। तुम कितने भी संघर्ष कर लो, वो एक सेकंड भी तुम्हारे को ज़्यादा नहीं रुकने देगी शरीर में। तुम उससे नहीं लड़ सकते। जब मृत्यु आए तो परमात्मा का नाम लेके प्रेम से शरीर से निकल जाना, ये सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। उससे तुम फालतू के झंझटों से बच जाओगे। सबको एक दिन जाना है, मुझे भी जाना है। मैंने अपने आप को पूरा तैयार करके रखा है, जब भी आएगी मैं बिल्कुल प्रेम से जाऊंगा। उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके हमेशा हम लॉस में ही जाते हैं। और हर आदमी कोशिश करता है कि थोड़ी देर और रुक जाए। जहाँ तुमने कोशिश की थोड़ी देर और रुक जाऊं, वो उग्र हो जाती है और तुम्हारी वाट लगाती है। फिर वो जो होता है वो एक संघर्ष से एक पीड़ा आती है और वही पीड़ा मल्टीप्लाई हो जाती है। मरने के बाद वो सहन करनी पड़ती। और उसके बाद में वही पीड़ा, जब आप माँ के गर्भ में वापस आते हो, वो पीड़ा के साथ आते हो, तो वो जो गर्भ का जो एक ग्रोथ होनी है वो ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी के साथ में तुम माँ के गर्भ में जाते हो। तो माँ को भी तकलीफ और बच्चे को भी तकलीफ, मामला जमता नहीं है वो। इसलिए बात बिल्कुल वैसी है जैसे एक कपड़ा खराब हो गया, आपने उसको उतार के फेंक दिया और नए कपड़े डाल लिए। ऐसे ही जब ये शरीर खराब हो जाता है तो प्रकृति आपके लिए एक फैसिलिटी देती है कि बाबा
चलो ये शरीर छोड़ दो, दूसरा शरीर देते हैं, दूसरे शरीर में आ जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आप कहते हो नहीं, यही हमें यही बीमारी वाला शरीर चाहिए, हम दूसरा शरीर नहीं लेना चाहते। और बड़ी बात एक है कि आप जब शरीर छोड़ते हो तो आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि तुम्हें कौन से घर में पैदा होना है, तुम्हें कौन से माता पिता चाहिए, तुम खुद चूज कर सकते हो। प्रकृति बहुत सरल है, बहुत सहज है और हमारे को बहुत सारा हमारे लिए बेहतरीन करती है, लेकिन हम उसको कठिन बना लेते हैं। मृत्यु समाप्ति नहीं है, मृत्यु एक सुधार है, मृत्यु एक नवीनता देती है। इसका एक मतलब नहीं है कि तुम सुसाइड कर लो, वो बहुत खतरनाक है। लोग ये सोच के सुसाइड करते हैं कि उनको पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो उनके जीवन में पीड़ा है वही पीड़ा हजारों गुनी बढ़ जाती है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको मालूम नहीं मरने के बाद जो ये तकलीफ है ये हजारों गुनी बढ़ेगी, बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए जितने एंटिटीज़ होते हैं ना, हमको आपने भी देखे हो या हमने भी देखे, सब गुस्से में भड़बड़ाते रहते हैं, उनकी पीड़ा रहती है। वो बहुत बार जब उनको समय होता है, मेरा भी मन होता है कि चलो करते हैं, अच्छा उनकी पीड़ा निकाल दो, रोने लगते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, ऐसे बच्चों के जैसे रोते हैं वो। नहीं तो पीड़ा है तो वैसे खाने को आते हैं, ऊट पटांग मुंह बनाते हैं, ऊट पटांग शरीर दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। मुझे मालूम है छोटे बच्चों के जैसे उनको प्यार कर दुलार करके नीचे बिठा के और उनको आराम से एनर्जी दे के वो पीड़ा ख़त्म करता हूँ ना, वो रोना शुरू कर देते हैं, पैर पकड़ते हैं, ऐसे पैर चाटते हैं, पैर पकड़ते हैं, वैसे कुछ भी करते हैं, छोटे बच्चों के जैसे हो जाते हैं। फिर उनको प्यार से बोलो उस डायमेंशन में जाओगे, मैं तुम्हारे को भेजता हूँ, वहाँ आराम से रुकना और उसके बाद किसी अपने कहाँ पे तुम्हारे को जन्म लेना है कर लेना। हाँ जाऊँगा, सब मान लेते हैं। आप लोगों से ज़्यादा सरल हो जाते हैं वो इतने सरल हो जाते हैं। एक बार उनके अंदर की पीड़ा निकाल दो और उनको बोलो देखो ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, फिर से तकलीफ आएगी, मैं तुम्हें दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट करता हूँ, वहाँ आराम से तुम वेटिंग पीरियड में आराम से रहोगे, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद जहाँ पे तुम्हारे को जिस माता के गर्भ में जाना है आराम से जाना, अपना खुद का शरीर लो, काहे को ये कर रहे हो। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, एकदम छोटे बच्चों के जैसे, हाँ हाँ, जैसे बच्चे को एक डेयरी मिल्क दे दो वो खुश हो जाता है, फिर तुम उससे कुछ भी करवा लो, 2 मीठे शब्द और थोड़ा स्वीट, बच्चों के जैसे हो जाते हैं वो। हर चीज़ जो दिखती है वो होती नहीं है, और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। बिना ज्ञान के जीवन बहुत कठिन है दोस्त, बहुत कठिन है, और बिना शक्ति के जीवन को बेहतरीन तरीके से जी नहीं सकते। एक्चुअल क्या होता है, जैसे आपके घर में पानी बंद हो गया तो आप किस डिपार्टमेंट पे जाएंगे? वाटर डिपार्टमेंट, राइट। उनके ऑफिसर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो सिस्टम है उसके अलग अलग देवता होते हैं, और उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डायमेंशनल होती है और उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो मोस्टली अगर आप किसी एक प्रॉपर डिजीज़ के लिए मुझे उतना समय दें, जैसे अभी वो बाबा जी का क्या बोला आपने, प्रोस्टेट का है, तो प्रोस्टेट के लिए अगर आप 3 घंटा दें मुझे, तो आपके प्रोस्टेट में टोटल क्लियर करता हूँ। आपको 3 घंटे में वो मैं अच्छे बेहतरीन रिजल्ट, आप सेटिस्फाई हो जाओ, इतने रिजल्ट देता हूँ। मतलब ये जो है पूरा भीतर जाता है और आपकी जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी है लगभग 80% कम हो जाती है 3 घंटे में। ये डेफिनेट है। अगर सिर्फ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो मुझे 3 घंटे देने पड़ेंगे आपको, और वो 3 घंटे मैं और कोई एनर्जी नहीं चलाऊंगा सेशन में, सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट की एनर्जी चलाऊंगा। जो नाभि के पीछे नीचे क्या होता है, एक तनाव होता है, ये ऊपर आता है नाभि के नीचे, ये पेट जो है, पेट के नीचे का हिस्सा ऊपर आता है, उससे स्ट्रेस होता है अपने को, और वो मोस्टली 40 के आफ्टर 40 के बाद में मोस्टली सबको होता है। तो जब ये एनर्जी जाती है तो वो हिस्सा थोड़ा भीतर जाता है और यहाँ कंफर्ट लगता है, इजी लगता है, और फ्रिक्वेंसी कम होती है। हाँ, डायबिटीज वालों के लिए जो होता है उनके लिए एनर्जी की फ्रिक्वेंसी अलग होती है, उनको प्रोस्टेट नहीं होता, उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो अगर यूरिन की फ्रिक्वेंसी प्रोस्टेट को छोड़ के डायबिटीज़ के रीजन्स हैं तो उसके लिए एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है, टोटल एनर्जी बदलती है। वहाँ पे जो मैं एनर्जी चलाऊँगा वो कंप्लीट डाइजेशन की होगी
और उसके लिए भी 3 घंटे अगर आप देंगे तो जो डायबिटीज़ के कारण जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई है वो कम हो जाती है, मोस्टली 3 घंटे में वो कम होती है। मैं फिर से बोलूं, डायबिटीज़ की फ्रिक्वेंसी अलग है, उसको करने के लिए मुझे अलग एनर्जी सेट करनी पड़ेगी, और प्रोस्टेट को क्योर करना है या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मुझे अलग फ्रिक्वेंसी पे एनर्जी चलानी पड़ेगी। आप समझे ना? तो आपकी जो डिजीज होती हैं, तत्वा का मतलब है 5 एलिमेंट्स, तत्वा एलिमेंट्स। आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और इसका हिसाब बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने घर में कोई डिश बना रहे हैं। मान लीजिए आप चना छोला बना रहे हैं या छोला मसाला बना रहे हैं, तो उस छोले मसाले में बहुत सारे मसाले पड़ते हैं, बराबर। उसको पकाने की भी एक कला है। तो अभी एक तो उन मसालों में और उन चने में, छोले में क्वालिटी होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, उनमें जो मसाले आए हैं, उनमें जो आप मसाले डालेंगे, तड़का लगाएंगे, उनकी क्वांटिटी परफेक्ट होनी चाहिए, राइट? जस्ट मिनट। उनकी जो क्वांटिटी होती है, आप नमक कितना डालोगे, आप जीरे कितने डालोगे, हर एक मसाले की एक क्वांटिटी होती है। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी इज इक्वल टू वाओ टेस्टी, और देना जरा, राइट? तो उसमें क्या होता है, ऐसे ही आपके शरीर में 5 एलिमेंट्स होते हैं। उनमें जैसे आपके डाइजेशन सिस्टम है तो उसमें फायर एलिमेंट कितना होगा, वाटर एलिमेंट कितना होगा, एयर एलिमेंट कितना होगा, और जो आपका पृथ्वी तत्व है वो कितना होगा। तो ये सारी चीज़ों का अपने एक परसेंटेज होने चाहिए। लेकिन जब ये परसेंटेज निकल जाते हैं, जैसे आप जो खाना खाते हो उसको पचाने के लिए आपके शरीर में एसिड सिक्रेशंस होते हैं, हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर वही एसिड आवश्यकता से अधिक होने लगे तो उसको आप क्या कहते हो, एसिडिटी। एसिड तो होने चाहिए क्योंकि उसके बिना आप खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता ठीक से। वो एक सपोर्ट करते हैं डाइजेशन सिस्टम को इजी डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन उसका एक मात्रा होनी चाहिए और एक समय होना चाहिए। जब भूख लगे तभी वो एसिड सिक्रेशंस होने चाहिए। वो जैसे आपके घर में नल लीक होने लगता है ना तो पानी बहता रहता है, ऐसे ही यहाँ पे लफड़ा हो जाता है, वो एसिडिटी चलती रहती है। फिर बाद में आप कहते हो पित्त हो गया, फिर वॉमिट आती है, पीला पीला निकलता है, ऊपर आता है, उसको आप पित्त बोलते हो, एक्चुअल वो एसिड है। तो हम अपने शरीर को जब लगातार यूज करते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी को चलाते हो, गाड़ी चलते चलते उसमें मेंटेनेंस आता है, उसका ऑयल चेंज करना पड़ता है, गियर ऑयल चेंज करना पड़ता है, उसके ब्रेक शू देखने पड़ते हैं, बाबा वो ब्रेक शू खराब तो नहीं हो गए, नहीं तो वो ब्रेक नहीं लगेंगे और वो सारा खराब कर देंगे। अगर ब्रेक शू खत्म हो गए तो दूसरे जो पार्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। फिर उसमें देखना पड़ता है कि टायर घिस तो नहीं रहा, टायर का रोटेशन करना पड़ता है, बैलेंसिंग करनी पड़ती है, सारा करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी हमने इतने किलोमीटर चला ली, 10,000 किलोमीटर चला ली हमने। अब गाड़ी को हमें सर्विस देनी पड़ेगी, हमें गाड़ी पूरी चेक करानी पड़ेगी इंजीनियर से, वो होती है सर्विसिंग। लेकिन अगर आप गाड़ी को 40,000 किलोमीटर तक चला लो, 50,000 किलोमीटर चला लो और आप एक भी बार सर्विस ना कराओ तो फिर वो गाड़ी धक्के खाने लगती है, कभी भी रुक जाती है, कभी भी कुछ होता है और आपको धक्का मुक्की करनी पड़ती है गाड़ी से। ए भाई जोर से लगाओ, ए भाई धक्का लगाओ, स्टार्ट नहीं हो रही। ये आपकी जीवन की गाड़ी है, ये शरीर, इसमें जो आत्मा बैठी है वो इसकी ड्राइवर है। मरने के बाद वो जीवात्मा इस गाड़ी से निकल के दूसरी गाड़ी में चली जाती है, उसको दूसरी गाड़ी चाहिए क्योंकि ये गाड़ी अब चलने लायक नहीं रह गई, इसलिए वो जीवात्मा निकल जाती है और ये गाड़ी पुस हो जाती है। फिर इस गाड़ी को ले जाके लोग जला देते हैं, ज़मीन में डाल देते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये गाड़ी, इसमें अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई
मान लीजिए एलिमेंट डिसबैलेंसिंग हो गई, तो अगर थोड़ी भी डिसबैलेंसिंग हो गई तो उस एलिमेंट्स को अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो वो प्रॉब्लम मेजर नहीं हो पाती। अगर वो प्रॉब्लम अगर आपने बैलेंस नहीं किया, उसको सॉल्व नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जाती है और बहुत बढ़ जाती है, और बढ़ते बढ़ते वो दूसरे और भी ऑर्गन्स को उनमें इफेक्ट्स फ्लो करने स्टार्ट कर देती है, और बॉडी एक बहुत बड़े परसेंटेज में लॉस में जाने लगती है। बॉडीज़ के ऑर्गन्स एक बड़े परसेंटेज में उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। मैं बात आपकी मेडिसिन्स की नहीं कर रहा। मेडिसिन्स आपके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि एक गोली खाने के बाद मेरा पृथ्वी तत्व कम हो गया या बढ़ गया। आपका पृथ्वी तत्व मोस्टली आपके बोन्स में होना चाहिए। उसका सबसे अच्छा स्थान है बोन्स। आपकी जो अस्थि तंत्र हैं, जो हड्डियां हैं, वो स्ट्रांग बनती हैं पृथ्वी तत्व के कारण, मजबूत बनती हैं, लेकिन उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, और वो जो पृथ्वी तत्व है वो बोन्स से निकल के पूरे शरीर में फैल जाता है, तो पूरा शरीर भारी हो जाता है और बोन्स हल्की हो जाती हैं। जहाँ उनको होना चाहिए वहाँ ना होके वो पूरे शरीर में मूव कर जाता है वो एलिमेंट। तो इसका कोई बड़ा साइंस नहीं है, सिर्फ साइंस इतना ही है कि 5 एलिमेंट्स से आपका शरीर बना है, और वो 5 एलिमेंट्स उचित मात्रा में आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में होने चाहिए, और वो शुद्ध होने चाहिए, और उनकी क्वांटिटी जो हो वो परफेक्ट हो। सिर्फ मैं मेडिटेशन से सबसे पहले तो ये करता हूँ। दूसरे रीजंस क्या हैं हीलिंग के, कि दूसरा सिस्टम क्या है कि आपका मेडिकल साइंस कहता है कि आपका लीवर है या आपके एक ऑर्गन है, उनकी एक फ्रिक्वेंसी है, वो वाइब्रेट हो रहे हैं। और अगर आपका लीवर अगर परफेक्ट वर्क कर रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, एक सेल की फ्रिक्वेंसी उतनी होनी ही चाहिए। मुझे नहीं मालूम लीवर की फ्रिक्वेंसी उन्होंने कितने हर्ट बोली है, वो मुझे नहीं मालूम। तो लेकिन यहाँ पे सब कुछ एक सेल वाइब्रेट हो रहे हैं, और उनकी एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है। उस फ्रिक्वेंसी से अगर वो कम वाइब्रेट होते हैं, या उसके परसेंटेज जो सेल्स होते हैं वो जंक हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, और बाकी के जो सेल्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, तो वो ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। मैं फिर से बोलूं, मेडिकल साइंस कहता है कि एक ऑर्गन के बहुत बड़ा परसेंटेज जो होता है सेल्स का, वो जंक हो जाता है, मर जाते हैं वो सेल्स। सेकेंड, उस ऑर्गन की फ्रिक्वेंसी, जो सेल्स अलाइव हैं, जीवित हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, उसके कारण वो ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, उसको कहते हैं डिजीज। और मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है कि वो जो जंक सेल्स हैं उनको वो जीवित कर सके। सेकेंड, मेडिकल साइंस के पास अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है कि जिन ऑर्गन्स की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सके। लेकिन मेडिटेशन के थ्रू क्या होता है, हम जब हायर डायमेंशनल एनर्जी हमारे शरीर में कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल वैसा होता है जैसे आप एक बैटरी को चार्जिंग पे लगा रहे हो। हमारी कनेक्टिविटी नेचर से होनी ही चाहिए, और वो प्रॉपर होनी चाहिए। आज के समय में हम प्रकृति से, नेचर से कनेक्ट नहीं हो पाते, उसके कारण हम अननेचुरल हो रहे हैं, हम अनईजी हो रहे हैं, हम अनकम्फर्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं बीमारियों के लिए बैठा हूँ, मैं एक अवेयरनेस हूँ, और मैं प्रूफ करता हूँ इस चीज़ को, मैं इसको साबित करता हूँ। कैसे? आपके लीवर, आपकी किडनी, आपके शरीर में जो भी अननेसेसरी जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उनको मैं नेचर से कनेक्ट करके उन्हें ईजी सॉल्व करता हूँ, और वो बहुत फास्ट प्रोसेस है। जैसे मैंने प्रोस्टेट के बारे में बोला तो सिर्फ 3 घंटे का समय चाहिए मुझे,
अब अगर 3 घंटे प्रोस्टेट पे काम करने के बाद प्रोस्टेट प्रॉपर वर्क करने लगता है तो उसके लिए आप मेडिसिन्स लेना ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि चुपचाप आंख बंद करके बैठेंगे और 3 घंटे बाद ठीक होना पसंद करेंगे। एक तो हम अपने धर्म से भी जुड़ रहे हैं और दूसरा जब आप 3 घंटे बैठोगे तो एक रिलैक्सेशन आपको फील होगा मेडिटेशन का। थर्ड, वो एनर्जी सिर्फ आपके प्रोस्टेट पे वर्क नहीं करेगी, आपके शरीर के और भी हिस्सों में जहाँ डिसबैलेंसिंग है वो बैलेंस करेगी। आज के समय में जहाँ पे मेडिकल हेल्प बहुत महंगी होती जा रही है और एक पीड़ा से भरी हुई व्यवस्था है मेडिकल, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो खुश होके नहीं जाते। हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर भी जाए तो वो थोड़ा स्ट्रेस में जाता है। आज के समय में जहाँ पे मेडिकल हेल्प बहुत महंगी होती जा रही है और एक पीड़ा से भरी हुई व्यवस्था है मेडिकल, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो खुश होके नहीं जाते। हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर भी जाए तो वो थोड़ा स्ट्रेस में जाता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम मेडिकल से मुक्त होना चाहते हैं क्या, हम इन दवाइयों से थोड़ा, मैं ये नहीं कहता, मैं दवाइयों को अपोज नहीं करता, लेकिन जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं अपने आश्रम में मेरे भी डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, मेरा डॉक्टर्स का ग्रुप है, मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, उनके साथ मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ और वो मुझे बोलते हैं कि इतना ये ऐसा होता है, उस पर हम लोग काम करते हैं। हमारे साथ जब आप आओगे तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक साथ मिलेंगे आपको। हमारे पास आओगे तो आपको एक साइंस मिलेगा, इसीलिए हमने अपने ट्रस्ट का नाम शिवा साइंस रखा है। शिव मीन्स भगवान शिव और शिवा मीन्स उनकी शक्ति, परमात्मा की शक्ति प्रकृति है और प्रकृति का विज्ञान मीन्स शिवा साइंस। कंप्लीट मैं सिर्फ मेरी हर एक चीज का एक रीजन है, मैं जो भी करता हूँ वो एक विज्ञान है।